अगर गड़बड़ हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए ये आश्वस्ति हमको है कि जिन्होंने गड़बड़ की है वो उनके अंजाम तक पहुंचेंगे। साथ ही ये बात भी कही जा रही है कि ऐसा हो कैसे गया और कैसे सुनिश्चित किया जाए। कहीं तो एक जगह ऐसी है जहां भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि सद्बुद्धि देना, क्योंकि कितना भी चाक चौबंद आप कर लें, अगर नीयत ठीक नहीं है तो गड़बड़ी की गुंजाइश बनी रहेगी। हम अपने संवाददाताओं से ये कहेंगे कि वो हमारे साथ बने रहें, और अगर मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ और पदाधिकारी, आम भक्तजन और वहां के पुजारी मिलते हैं तो उनसे बातचीत करने के लिए अगले राउंड में तैयार रहें। आपके पास हम आएंगे, लेकिन अब जरा दूसरा एक पहलू भी आपको दिखाता हूं। रामलला से पाप सनातन मांगे जवाब, यह पहलू देखिए। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से राम मंदिर से जुड़ी चढ़ावा चोरी पर टीवी9 भारतवर्ष ने बात की। उन्होंने ज्वेलरी के गायब होने का शक जाहिर किया था। जो दान पात्र हैं उसमें लोग रुपए के अलावा अपने कुछ आभूषण उतार देते हैं, अंगूठी, कान की बाली, कंगन, और वो डाल देते हैं। तो यदि वह काउंटिंग के समय पलटे गए तो वो वहाँ निकलेगा। तो प्रश्न यह है कि उसका हिसाब कैसे होता है, और यदि यह सही है कि वहाँ बंडलों की धनराशि गई है तो आभूषण, अंगूठी तो बहुत ही आसान है, उसको आप मुंह में ही रख करके चले जाएं। और मैंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन से भी बातचीत की थी। वो बातचीत भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अभी तक तो आपने ये देखा कि इसमें जो इमोशनल सेंसिटिविटीज हैं वो भी मैंने आपके सामने रखी, भावनात्मक लोगों के जो उद्गार हैं वो भी आपके सामने आए। लेकिन वो लोग जो इसको विशेषज्ञ की निगाह से देखते हुए ये समझते हैं कि ट्रस्ट की व्यवस्था चाक चौबंद कैसे होती है, जांच कैसी होती है, वो जांच जिसको पूरे तरीके से निष्पक्ष माना जाता है वो कैसी जांच हो सकती है। अब उन विशेषज्ञों के पास जाऊंगा, शारदा जी के पास जाऊंगा, शारदा प्रसाद जी जो कि डीजीपी रहे हैं आसाम के, और एमएल शर्मा जी के पास जाऊंगा जो कि विशेष डायरेक्टर रहे हैं सीबीआई के, और चलेंगे शिरडी ट्रस्ट की देखरेख कर चुके साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी। लेकिन उससे पहले सुरेंद्र जैन जी ने क्या कहा था, एक महत्वपूर्ण बात आपको सुना देता हूं। यदि नजूल की जमीन किसी ने बेची और ट्रस्ट ने खरीदी तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसके कागज एसआईटी को दिए जाने चाहिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा गंभीर मुद्दा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, जानबूझकर हुआ या अनजाने में हुआ, दोनों बातों की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए और ये कागज बाकायदा एसआईटी को देने चाहिए। शारदा सर, अब आपसे ये सवाल, ये एक महत्वपूर्ण बात यहां सुरेंद्र जी कह रहे हैं, जानबूझकर हुआ या अनजाने में हुआ। तो आप एक जांचकर्ता की हैसियत से, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देख चुके एक बड़े अधिकारी की हैसियत से, क्या मानते हैं कि अगर अनजाने में हुआ तो इग्नोरेंस के लेवल पर आएगा? नहीं, अनजाने में होने का कोई भी कारण नहीं है। जो भी हुआ है वो जान समझ के हुआ है, और मैं कहूँगा कि एक विशेष एक कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से किया गया हो, अनजाने में नहीं हो सकता है। और मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और अभी करीब 30 दिन पहले मैं वहाँ पर गया था, और लोकल पुलिस के मदद से मैंने इसका विशेष रूप से दर्शन भी किया था, और दूसरों को जितना दर्शन मिलता है मुझे उससे ज़्यादा दर्शन मिला था। तो मैंने दर्शन के अलावा ये भी देखा था कि इसकी व्यवस्था क्या है। तो इन व्यवस्था में बहुत सी खामियां थी, पर चूंकि मेरा उद्देश्य खामियों को बताने का नहीं था, इसलिए मैंने किसी को खामियां बताई नहीं थी। अब पहली बात देखिए कि मैं एक श्रद्धालु हूँ। यहाँ पर रोककर आपसे ये पूछ सकता हूँ, सबसे बड़ी खामी आपने जो नोटिस की? सबसे बड़ी खामी मैंने ये नोटिस की कि इनके जितने दान पात्र हैं वो दूर दूर पर हैं। उन दान पात्रों को से जो सामान निकलेगा वो जहाँ पर ये ले जा रहे हैं वो ले जाने के बीच में गायब होने के चांसेस थे। इस प्रकार इस चीज़ को मैं वहीं पर मैंने नोट किया था। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट जो था वो वीकेस्ट पॉइंट था, क्योंकि एक बार चीज़ काउंटिंग सेंटर के अंदर घुस जाएगी, वहाँ से ले जाना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो ट्रांजिटिंग पीरियड है वहाँ पर समस्या थी। तो एनीवे,
तो पहली बात तो मैं अपनी आस्था की बात करूंगा। मैं श्रद्धालु हूं और मैं विश्वास रखता था कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। रोज इसका मैं जाप करता था और भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करने के पहले हनुमानगढ़ी गया और हनुमान जी के चरणों में अपना मत्था टेका। आज जब मैं ये सुन रहा हूँ कि राम जी के यहाँ चोरी हुई तो मेरी आस्था को ठेस पहुंचता हुआ। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शारदा जी। ये भी समझिए कि शारदा जी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, लेकिन साथ में वो एक श्रद्धालु भी हैं, राम पर आस्था रखने वाले, हनुमान जी पर आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। मैं कोसी पर क्रमण लगाने वाला आदमी और मुझे लगता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, ये जो आप कह रहे हैं, शायद इसीलिए हनुमान जी की ही प्रेरणा से ये सब कुछ सतह पर भी आ रहा है। अब मैं जरा इसको अमल शर्मा जी के पास ये समझने के लिए ले जाना चाहता हूं। शर्मा साहब, एक बात बताइए, क्योंकि आप इतनी बड़ी एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन के स्पेशल विंग में रहे हैं, क्या ऐसा भी होता है कि कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो इवोल्यूशन फेज में होती हैं? मतलब अभी वो बन रही होती हैं, कहीं मंदिर बना है, वहां पर अब प्रक्रियाएं बन रही हैं, चीजों का सुचारू होना, व्यवस्थित होना अभी एक फेज से होकर ट्रांजिशन में है। क्या ऐसा हो सकता है कि इवोल्यूशन की इस प्रक्रिया में कहीं कुछ लूप होल्स हो जो शायद कालांतर में प्लग हो जाते, या इनको जब शुरू किया जाता इतने बड़े मंदिर में तभी इनको सुचारू होकर ही शुरू किया जाना चाहिए था? आपकी सोच सही है। मंदिर अभी 4-5 साल पुराना है, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो सिस्टम्स को इवॉल्व होने में, डेवलप करने में टाइम लगता है। इसलिए जो चोरी हुई है या जो एम्बेजलमेंट हुआ है वो सिस्टम्स अच्छे नहीं थे, इसलिए ऐसा हुआ है। अब जो हुआ वो जांच का विषय है। अब मैं तो मैं आपको एक चीज यहां पूछ लेता हूं सर। आपने कहा कि इवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रही हैं चीजें अभी वहां। जी बिल्कुल सही। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि गड़बड़ हुई हो और लोगों को संदेह का लाभ मिले, बेनिफिट ऑफ डाउट मिले? सर नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं उस पर आ रहा हूं। जो हुआ वो हुआ, अब उसको तफ्तीश कैसे करनी, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। अभी यूपी सरकार ने SIT बनाई है, लेकिन वो SIT डिविजनल कमिश्नर के अधीन बनाई है, उसके पास पुलिस पावर्स नहीं हैं। तो जब तक पुलिस की सर्च और सीजर और अरेस्ट की पावर्स किसी SIT के पास नहीं होती हैं तो वो कोई ख़ास निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए उन्होंने 15 दिन में अपनी जो रिपोर्ट दी है और अखबार में आया है कि 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। बयान दर्ज करने का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि यूपी सरकार को तुरंत पुलिस को कहना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि FIR दर्ज करे। चूँकि मैं ऐसा सोचता हूँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम उभर कर नहीं आया होगा इस तरह की SIT में, इसलिए उनको यूपी पुलिस को अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर लेनी चाहिए और उसके बाद पुलिस तरीके से अज्ञात वाली अगर FIR होनी होती तो ये तो शुरुआत में हो जाती। क्योंकि नहीं, कहा यही गया कि हम पहले अगर FIR करते तो किसके खिलाफ करते, इसीलिए हम पहले चाह रहे थे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो। मेरी बात सुनिए, FIR जो दर्ज होती है, अगर नामजद व्यक्ति होते हैं तो उसके खिलाफ होती है, लेकिन अगर ऐसा मानना है या शक है तो उसे सबूत नहीं चाहिए। तो आप ये मानते हैं सर कि इस मामले में पहले FIR होने की जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ, जो कि सामान्य प्रक्रिया से विचलन है? नहीं, अभी नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी हो सकती है अज्ञात व्यक्ति। अगर मान लो SIT ने किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया है और मेरा ये मानना है कि अभी तक नहीं किया है, नहीं तक उसका नाम अभी तक आ जाता, तो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अगर किसी का नाम आया तो आप लोगों का तजुर्बा क्या कहता है? सर ये एक बात बताइए, कई जगह जहां मोटिव कुछ और होता है, वो सारी नहीं सर, क्या प्रक्रिया के इवॉल्व होने के दौरान या संदेह का लाभ होने की स्थिति में क्या ये वो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो अभी किसी एक व्यक्ति को चेहरे के साथ या नाम के साथ बाहर आने में समस्या बन रही है? सर अब आप बात पूरी। मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर कहता हूँ कि जो SIT बनी है उन्होंने शायद किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, क्योंकि बयान दर्ज करने में तो कोई एडमिट थोड़ी करता है कि मैंने ऐसा किया है। इसलिए अभी, और इनके पास इस SIT के पास सर्च और सीजर की पावर नहीं थी, अरेस्ट की पावर नहीं थी। तो जब तक थोड़ा भय बिन प्रीत न होए गोसाई, जब तक थोड़ा पुलिस का भय नहीं होता है तो कोई बोलता भी नहीं है। इसलिए अभी भी FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर किसी को नामजद नहीं करना कोई बात नहीं, अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज करके एक SIT नई बननी चाहिए जिसका हेड SP लेवल का अफसर होना चाहिए
और वो जहाँ तक संभव हो यूपी से नहीं होना चाहिए।